सुबह का सुनहरा समय। चंदनपुर गांव के चारों ओर हरे भरे खेत हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गांव वाले अपने अपने काम में लगे हैं। तभी दूर जंगल की पगडंडी पर एक घोड़े पर काला साफा बांधे एक डाकू आता दिखाई देता है। उसके हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि एक मोटी कविता की डायरी है। चंदनपुर में एक अजीब डाकू का आतंक था। वो लोगों को बंदूक से नहीं डराता था, बल्कि अपनी लंबी लंबी कविताएं सुनाकर लूटता था। इसलिए सब उसे कवि डाकू कहते थे। कवि डाकू घोड़े से उतरकर रास्ते में जा रहे व्यापारी को रोकता है। ठहरो मुसाफिर, पहले मेरी कविता सुनो, फिर आगे जाना। अरे साहब, देर हो रही है। देर तो होगी ही, मेरी कविता अभी शुरू हुई है। कवि डाकू डायरी खोलता है। मैं हूं जंगल का कवि महान, सुन लो मेरी मीठी तान। जो कविता पूरी सुन जाएगा, मुस्कुराते हुए घर जाएगा। कविता अच्छी है, अब जाने दो। पहले जेब हल्की करो, फिर रास्ता पकड़ो। व्यापारी कुछ सिक्के देता है। कवि डाकू मुस्कुराकर वापस 2 सिक्के लौटा देता है। अरे, डाकू होकर पैसे वापस? कविता का भी सम्मान होना चाहिए। मैं पूरा खजाना नहीं लेता। पास के पेड़ पर बैठे बंदर तालियां बजाने लगते हैं। देखा, जंगल के बंदर भी मेरी कविता के दीवाने हैं। मुझे तो लग रहा है ये मुझ पर हंस रहे हैं। गांव की चौपाल पर लोग कवि डाकू की बातें कर रहे हैं। ये कैसा डाकू है? पहले कविता सुनाता है, फिर लूटता है। इससे अच्छा तो बिना कविता वाला डाकू था। सभी जोर से हंस पड़ते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गांव पहुंचता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तभी डाकू को पकड़ कर ही जाऊंगा। साहब, पहले उसके 2 शेर सुन लेना, फिर पकड़ना। जंगल में कवि डाकू अपने घोड़े से बातें कर रहा है। अरे चेतक, आज कोई अच्छा श्रोता नहीं मिला। घोड़ा हिनहिनाता है। तू ही मेरी कविता समझता है। अचानक दूर से पुलिस की सीटी सुनाई देती है। लगता है आज नए श्रोता आ गए। वो मुस्कुराते हुए डायरी खोल लेता है। इंस्पेक्टर और सिपाही जंगल में पहुंच जाते हैं। कवि डाकू कविता पढ़ना शुरू करता है। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कवि डाकू की कविताएं ही उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी, या फिर वो अपनी शायरी से सबको फिर बेवकूफ बना देगा? जंगल में इंस्पेक्टर और सिपाही कवि डाकू के सामने खड़े हैं। कवि डाकू पूरी शान से डायरी खोलता है। पहले कविता, फिर बात बनेगी। बिना सुने कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लदी सुनाओ, फिर हथकड़ी तैयार है। कवि डाकू ऊंची आवाज में कविता पढ़ने लगता है। डर हंसे पत्ते गाएं, नदी मधुर संगीत सुनाए। जो कविता से प्यार करेगा, वही जीवन में मुस्काए। कविता तो अच्छी है, पर ड्यूटी भी करनी है। कवि डाकू दूसरी कविता शुरू कर देता है। सिपाही ऊबने लगते हैं। इंस्पेक्टर, अरे बस भी करो। कवि डाकू, अभी तो भूमिका खत्म हुई है, असली कविता बाकी है। इतने में पेड़ों के पीछे से गांव के बच्चे चुपके चुपके आ जाते हैं। चाचा, आपकी कविता अच्छी है, लेकिन लोगों को लूटना बुरी बात है। मैं तो बस कविता का सम्मान चाहता हूँ। बच्चे तालियां बजाते हैं। अगर कविता सुनानी है तो मेले में सुनाइए,
डकैती क्यों करते हैं? कवि डाकू सोच में पड़ जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर, अगर सच में कविता से प्यार है तो अपनी कला सही जगह दिखाओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। कवि डाकू अपनी डायरी बंद करता है और सिक्कों की थैली इंस्पेक्टर को सौंप देता है। ये सब लोगों का पैसा है, इन्हें वापस कर देना। यही समझदारी है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा कवि सम्मेलन लगा है। रंग बिरंगी सजावट है और सभी लोग बैठे हैं। मुखिया, आज हमारे विशेष कवि हैं पूर्व कवि डाकू। सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। कवि डाकू मंच पर मुस्कुराते हुए कविता सुनाता है। सच्ची राह पर जो चल पाए वही असली वीर कहलाए। मेहनत की कमाई सबसे प्यारी, ईमानदारी खुशियां लाए। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं। कवि डाकू अपने घोड़े चेतक के साथ गांव से मुस्कुराते हुए निकलता है। उस दिन के बाद कवि डाकू ने डकैती हमेशा के लिए छोड़ दी। अब वो गांव-गांव जाकर अपनी कविताओं से लोगों का मनोरंजन करता और बच्चों को ईमानदारी का संदेश देता। उसकी सबसे बड़ी जीत अब लोगों की तालियां थीं, न कि लूटा हुआ धन। चंदनपुर गांव में बड़ा कवि सम्मेलन चल रहा है। मंच फूलों से सजा है। बच्चे, बूढ़े और गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। अब कवि डाकू पूरे इलाके का मशहूर कवि बन चुका था। लोग उसकी कविताएं सुनने दूर दूर से आते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। तभी एक घायल यात्री हांफता हुआ मंच तक पहुंचता है। बचाइए, जंगल में खूंखार सरदार नाम का नया डाकू आ गया है। उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया है। पूरा गांव डर जाता है। आज पूरे इलाके का खजाना हमारा होगा। सभी डाकू जोर से हंसते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम तैयार करता है। मैं भी चलूंगा। उस जंगल का हर रास्ता मुझे याद है। कवि डाकू अकेला उनके सामने पहुंच जाता है। सभी डाकू हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। अरे, ये वही कवि डाकू है। पहले मेरी एक आखिरी कविता सुन लो, फिर जो करना हो कर लेना। ताकत तलवारों में नहीं, ताकत सच्चे विचारों में है। जो डर फैलाकर जीते हैं, हार हमेशा उनके हिस्से में है। कुछ डाकू सोच में पड़ जाते हैं। तभी पेड़ों के पीछे छिपे इंस्पेक्टर और सिपाही इशारा करते हैं। अभी हमला। सिपाही चारों ओर से निकल आते हैं। डाकुओं में भगदड़ मच जाती है। खूंखार सरदार भागने की कोशिश करता है, लेकिन कवि डाकू उसका रास्ता रोक लेता है। खूंखार सरदार, हट जाओ। पहले मैं लोगों को डराता था, अब उनकी रक्षा करता हूं। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चंदनपुर गांव में जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मुखिया, आज से कवि डाकू नहीं, कवि वीर। पूरा गांव जोरदार तालियां बजाता है। सूर्यास्त के समय कवि वीर, पूर्व कवि डाकू अपने घोड़े चेतक के साथ मुस्कुराता हुआ बच्चों को कविता सिखा रहा है। जिसने कभी कविता सुनाकर लोगों को लूटा था, वही आज अपनी कविताओं से लोगों के दिल जीत रहा था। चंदनपुर के बच्चे हमेशा कहते थे, अच्छी सोच इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी के साथ कवि डाकू। चंदनपुर गांव में सुबह का समय है। तभी एक अजनबी कवि चेहरे पर नकाब लगाए घोड़े पर सवार होकर गांव में आता है। उसके हाथ में सुनहरी डायरी है। कवि डाकू के बदल जाने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी कवि ने
उसे अजनबी कवि गांव के बीच खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलता है, रहस्यमयी कवि, अगर इस इलाके का सबसे बड़ा कवि कोई है तो सामने आए। गांव वाले, लगता है ये चुनौती कविवीर के लिए है। कविवीर पूर्व कवि डाकू मुस्कुराते हुए आगे आता है। कविवीर, कविता का मुकाबला तलवार से नहीं शब्दों से होता है। रहस्यमयी कवि, तो फिर शुरू करें।